मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी का विघटन तथा फर्म का विघटन दो अलग अलग बातें हैं। इस अध्याय में इन दोनों के अंतर को भी स्पष्ट किया गया है। फर्म के विघटन का आशय किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच में साझेदारी के विघटन को ही फर्म का विघटन कहते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जब तक सभी साझेदारों के बीच में साझेदारी का विघटन नहीं होता है, तब तक फर्म का विघटन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, फर्म का विघटन तब होता है जबकि सभी साझेदारों के बीच में वैधानिक संबंधों की समाप्ति होती है। परिणाम स्वरूप फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है और फर्म की संपत्तियों को बेचकर दायित्वों को चुकाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। अंत में यदि संपत्तियों का शेष बचता है तो साझेदारों में बांट दिया जाता है और फर्म का समापन कर दिया जाता है। किंतु किसी साझेदारी फर्म में दो साझेदार हैं और एक साझेदार अनुबंध भंग कर देता है तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। यदि किसी फर्म में दो या दो से अधिक साझेदार हैं और उनमें कोई एक साझेदार साझेदारी का अनुबंध भंग करता है तो भी साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि शेष सभी साझेदार मिलकर साझेदारी का पुनर्गठन कर सकते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साझेदारी के विघटन में फर्म का विघटन तब तक नहीं होता है जब तक कि साझेदारों के बीच में साझेदारी का विघटन नहीं हो जाता। यदि साझेदारी फर्म में दो ही साझेदार हैं तो किसी एक साझेदार द्वारा साझेदारी का अनुबंध भंग करने से साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तीसरा, यदि साझेदारी फर्म में दो या दो से अधिक साझेदार हैं तो किसी एक साझेदार के साझेदारी छोड़ने, मृत्यु होने, दिवालिया होने आदि से फर्म का विघटन होना अनिवार्य नहीं है। शेष साझेदार चाहे तो फर्म का पुनर्गठन भी कर सकते हैं। साझेदारी विघटन से आशय फर्म का विघटन तब होता है जब साझेदारों से आपसी संबंध में परिवर्तन होता है अथवा साझेदारी फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि फर्म के पुनर्गठन होने पर साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि साझेदारी तथा फर्म के विघटन में क्या अंतर है। साझेदारी तथा फर्म के विघटन में अंतर का पहला आधार साझेदारों के मध्य संबंध। साझेदारी का विघटन, साझेदारी के विघटन के कारण सब साझेदारों के बीच में संबंध समाप्त नहीं होते हैं बल्कि उनके संबंधों में परिवर्तन आता है। और फर्म के विघटन में फर्म के विघटन के कारण सभी साझेदारों के संबंध समाप्त हो जाते हैं। साझेदारों में परिवर्तन, साझेदारों की विघटन की दशा में साझेदारों में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। नए साझेदारों का प्रवेश भी हो सकता है। फर्म के विघटन की दिशा में सभी साझेदार नहीं रहते, उनमें पारस्परिक एजेंसी समाप्त हो जाती है। व्यवसाय का संचालन, साझेदारी के विघटन से व्यवसाय का संचालन बंद होना आवश्यक नहीं है। साझेदारी फर्म के विघटन से साझेदारी का व्यवसाय बंद हो जाता है। निर्भरता, फर्म के अस्तित्व पर ही साझेदारी का अस्तित्व निर्भर करता है। फर्म का विघटन होता है तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है और साझेदारी के समाप्त होने से फर्म का विघटन होना आवश्यक नहीं है। संपत्ति का बंटवारा, साझेदारी की समाप्ति पर फर्म की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता बल्कि अलग होने वाले साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। फर्म के विघटन की दशा में फर्म की संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। फर्म का पुनर्गठन एवं समापन, साझेदारी के विघटन के बाद फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, समापन होना अनिवार्य नहीं है। फर्म के विघटन के बाद फर्म का पुनर्गठन नहीं हो सकता, इससे तो फर्म का समापन ही होता है। अब हम देखेंगे कि फर्म के विघटन की कौन कौन सी विधियां हैं। फर्म की विघटन की 6 विधियां होती हैं। 6 विधियों के आधार पर एक फर्म का विघटन किया जा सकता है। पहली विधि सहमति के द्वारा, दूसरी ठहराव के द्वारा, तीसरी अनिवार्य विघटन,
चौथी, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन। पांचवी, सूचना द्वारा विघटन। और छठी, न्यायालय के द्वारा विघटन। कितनी विधि है संगठन किसी फर्म के विघटन की? 6 विधियां। अब पहली विधि है सहमति के द्वारा, कि साझेदारों के फर्म के सभी साझेदारों के द्वारा सहमति से फर्म का विघटन किया जा सकता है। कहने का मतलब, एक फर्म के सभी साझेदार अगर ये चाहते हैं कि हमको इस फर्म का विघटन कर देना चाहिए, तो उनकी सहमति के आधार पर फर्म का विघटन किया जा सकता है। अब है ठहराव के द्वारा विघटन। फर्म का विघटन साझेदारों द्वारा पूर्व में किए गए किसी ठहराव के अंतर्गत भी किया जा सकता है। ऐसा ठहराव फर्म की स्थापना के समय या बाद में कभी भी किया हुआ हो सकता है। साझेदारी संलेख में भी ऐसे ठहराव का उल्लेख हो सकता है। ऐसा ठहराव स्पष्ट या गर्भित, लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। तीसरा है अनिवार्य विघटन। किसी भी फर्म का अनिवार्य रूप से निम्न दशाओं में विघटन हो सकता है: सभी साझेदारों द्वारा अथवा एक को छोड़कर से सभी साझेदारों को दिवालिया घोषित कर दिया जाने पर। अनिवार्य विघटन कब हो जाएगा? कि किसी भी साझेदार को दिवालिया घोषित करने पर, सभी साझेदारों को या एक साझेदार को। अगर एक व्यक्ति रहेगा तो वो साझेदारी नहीं रहेगी। इस तरीके से उस फर्म का विघटन किया जाना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा, किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जिससे फर्म के व्यवसाय को चालू रखना अवैध हो जाए, तो भी अनिवार्य रूप से फर्म का विघटन किया जाना चाहिए। अब चौथा, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर। साझेदारी संलेख या अनुबंध में किसी विपरीत व्यवस्था के अभाव में निम्नलिखित घटनाओं में से किसी भी घटना के घटित होने पर फर्म का विघटन समझा जाएगा: निश्चित अवधि पूर्ण होने पर। कहने का मतलब, यदि किसी निश्चित अवधि के लिए फर्म की स्थापना की गई हो, तो उस अवधि के समाप्त होने पर फर्म का विघटन स्वतः हो जाता है। या निश्चित कार्य पूरा होने पर। यदि साझेदारी फर्म की स्थापना किसी विशेष कार्य या उपक्रम को स्थापित करने के लिए की गई है, तो उस कार्य के पूरा होने पर फर्म का विघटन स्वतः ही हो जाएगा। मृत्यु की दशा में, किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में साझेदारी फर्म का विघटन तब हो जाता है जबकि अनुबंध में इसके विपरीत कुछ ना लिखा हो। फिर है सूचना द्वारा विघटन होना। जब साझेदारी ऐच्छिक हो, तो कोई भी साझेदार दूसरे सभी साझेदारों को फर्म का विघटन करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन करवा सकता है। फिर न्यायालय द्वारा विघटन। न्यायालय द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में फर्म का विघटन करने का अधिकार होता है। किसी साझेदार के पागल होने पर, या किसी साझेदार की स्थायी रूप से अयोग्य होने पर, या किसी साझेदार के द्वारा दुराचरण करने पर, या किसी साझेदार के द्वारा साझेदारी अनुबंध को भंग करने पर, किसी साझेदार द्वारा हित हस्तांतरण करने पर, फर्म के निरंतर हानि पर चलने पर। इन परिस्थितियों को न्यायालय के द्वारा उचित एवं न्यायपूर्ण समझने पर विघटन करना अनिवार्य हो जाता है। तो आज हमने फर्म के विघटन के बारे में पढ़ा।